हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों का एग्ज़ाम पड़ने वाला है, ये जो 18 दिसंबर से चालू है और आप लोग का अकाउंट 20 दिसंबर को है। तो दोस्तों, उसके लिए हमने सोचा कि क्यों ना कुछ क्वेश्चन आपको डाला जाए, जिससे बहुत लोग को कन्फ्यूजन है कौन क्वेश्चन आएगा, क्या तैयारी किए, कुछ लोग नहीं भी किए हैं। तो हमने सोचा कि उनके लिए कुछ क्वेश्चन लेकर चलते हैं। दोस्तों, अभी हम अपने बोर्ड के पास तो नहीं हैं, इसीलिए बोर्ड पे नहीं आप लोग को बता पाएंगे, लेकिन नोट्स हमने बनाया, कॉपी बनाया, उस पर आप लोग को हम अच्छे से बता सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला देखिए, जो गैर लाभकारी संस्था है उसमें से वीवीआई और प्रत्येक साल पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से एक ये भी क्वेश्चन है जो आपके सामने है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, यानी कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता। दोस्तों, प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या है, इसको आप ऐसे इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं। इसमें आपको ऐसे समझाऊंगा कि आप केवल परिभाषा से आप उसकी विशेषता को, उसके उद्देश्य को बता सकते हैं, और साथ ही साथ अपने एग्जाम में बहुत आसानी से, बिल्कुल आसान आसान भाषा में आप उसको लिख सकते हैं। वैसे भी जब आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो उसमें कहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। उसी तरह से दोस्तों, मैंने आपके ही शब्दों में एक परिभाषा और एक अलग तरह से इसके विशेषता और उद्देश्य तैयार किया है, जो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग समय नहीं गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले देखिए, प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या है। तो दोस्तों, प्राप्ति एवं भुगतान खाता एक वास्तविक खाता होता है। एक वास्तविक खाता है, क्या है, कैसा खाता है दोस्तों, एक वास्तविक खाता है जिसमें सभी प्रकार के, ठीक है, सभी प्रकार के प्राप्तियों एवं भुगतानों को दिखाया जाता है, फिर चाहे वह आयगत हो या पूंजीगत हो। ठीक है, चाहे वह आयगत हो या पूंजीगत हो। दोस्तों, प्राप्ति एवं भुगतान खाते के डेबिट पक्ष जो होता है, उस डेबिट पक्ष में केवल रोकड़ प्राप्तियों को तथा क्रेडिट पक्ष में रोकड़ भुगतानों को दिखाया जाता है। एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, जो ये रोकड़ है ये इंग्लिश में कैश होता है, यानी कि जो कैश है उसको रोकड़ कहते हैं। तो दोस्तों, प्राप्ति एवं भुगतान खाता में केवल नगद लेन देन होते हैं। कैसे लेन देन होते हैं दोस्तों, केवल नगद के नगद होते हैं। ठीक है, ये आपका परिभाषा। अब दोस्तों, हम बिल्कुल आप ही के लिए इसे देखिए, हमने बनाया है इसका विशेषता, प्राप्ति एवं भुगतान खाता के विशेषताएं। विशेषता हमने दोस्तों बिल्कुल बिल्कुल आपको आसान भाषा में बिल्कुल देखिए, हमने बिल्कुल एकदम जो डिफिनेशन दिया है ना, उसी के आधार पर हमने प्राप्ति एवं भुगतान खाते विशेषता तैयार किया। देखिए, सबसे पहले विशेषता में आप डालिएगा कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता एक वास्तविक खाता है। क्या है दोस्तों, प्राप्ति एवं भुगतान खाता एक वास्तविक खाता है, और इससे आप डिफिनेशन भी बनाए हैं, बना सकते हैं, ये जैसे कि उन्होंने ऊपर बनाया है। अब देखिए दोस्तों, आप दूसरे नंबर में क्या लिख सकते हैं, इसके डेबिट पक्ष में रोकड़ प्राप्तियों को तथा क्रेडिट पक्ष में रोकड़ भुगतानों को दिखाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको बहुत अच्छा 2 पॉइंट आपको उससे तैयार हो गया। तीसरा पॉइंट उसमें देख सकते हैं कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता में, यहाँ पे खाता लिखे हैं, भूल गए थे, खाता में आयगत तथा पूंजीगत दोनों प्रकार के प्राप्तियों एवं भुगतानों को दिखाया जाता है। दोस्तों, आयगत एवं पूंजीगत प्राप्तियां दोनों दिखाया जाता है। उसी प्रकार दोस्तों, इसमें भी विशेषता भी आप डाल सकते हैं कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता में पूंजीगत या आयगत दोनों प्रकार की प्राप्तियां या भुगतान को दिखाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा है इसका अगला, इस खाते में केवल रोकड़ प्राप्तियां एवं भुगतानों को ही दिखाया जाता है। देखिए दोस्तों, इसमें केवल कैश कैश जो प्राप्त होंगे, उधार इसमें नहीं लिया जाता है। इसमें केवल नगद का ही लेखा किया जाता है, चाहे वह प्राप्त हो या भुगतान हो। ठीक है दोस्तों, यानी कि अर्थात में यहाँ पे हम अपने को दिखा दिए हैं कि इसमें अदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित आय एवं अनुपार्जित आय का लेखा नहीं किया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और चौथा, पांचवा और लास्ट हमारा पॉइंट क्या है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता में दिखाई जाने वाली मद। यहाँ पे देखिए, प्राप्ति एवं भुगतान खाता में, उसके बाद से छोड़ दिए थे, भूल गए थे, यहाँ पे हमने लिख दिया है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता में दिखाई जाने वाली मदें चालू वर्ष या आगामी वर्ष, यानी भविष्य के वर्ष माने आने वाले वर्ष, या गत वर्ष यानी पिछले वर्ष जो बीत गए हैं, किसी भी वर्ष या अवधि, यानी किसी भी वर्ष का हो, या अवधि मतलब समय होता है, किसी भी समय से संबंधित हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसका लेखा इसमें किया जाता है, यानी कि उसके प्राप्ति एवं भुगतान खाते में जो मद होती है उसको दिखाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम देख लेते हैं प्राप्ति एवं भुगतान खाता के उद्देश्य। तो दोस्तों, प्राप्ति एवं भुगतान खाता का उद्देश्य बिल्कुल आसान है और बिल्कुल सिंपल है, जैसे कि हमने आपको बताया है। देखिए, सबसे पहले इसका उद्देश्य क्या होता है, एक निश्चित तिथि को रोकड़ की स्थिति, बैंक शेष अथवा बैंक अधिविकर्षण की जानकारी प्रदान करना। इसका जो सबसे प्रथम और
मेन उद्देश्य होता है दोस्तों, मुख्य उद्देश्य होता है, वो क्या होता है कि एक निश्चित तिथि को, एक समय जो फिक्स किया गया हो, इस निश्चित तिथि को रोकड़ की स्थिति, बैंक शेष, जो मतलब बैंक में जो शेष बचे हुए हैं, तथा बैंक अधिविकर्षण की जानकारी प्रदान करना है। ठीक है दोस्तों। दूसरा है आदेय आयकर, यानी देने वाला है या आने वाला है कर की गणना में सहायक, यानी कि जो भी गैर लाभकारी संस्था में जो आय आती है या प्राप्त होती है या भुगतान किए जाते हैं, उन सब की गणना करने में प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या होता है, सहायक होता है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, विभिन्न प्राप्तियों एवं भुगतानों की जानकारी देना। देखिए विभिन्न प्राप्तियाँ जो भी जैसे भी प्राप्त होते हैं एवं उसका भुगतान जो किया जाता है, उसी का जानकारी देता है। कौन देता है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता। अब देखिए दोस्तों अगला है वित्तीय वर्ष के अंत में रोकड़ शेष, बैंक शेष अथवा बैंक अधिविकर्ष की स्थिति स्पष्ट करना होता है। इसका उद्देश्य जो है, इसका चौथा नंबर उद्देश्य क्या कहता है, वित्तीय वर्ष के अंत में रोकड़ शेष, बैंक शेष अथवा बैंक अधिविकर्ष की स्थिति को स्पष्ट करता है। ठीक है दोस्तों। अब अंतिम और पांचवा देखिए, कर है विभिन्न प्रकार की प्राप्ति एवं भुगतानों की जानकारी प्रदान करना, यानी कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता जो इसका अंतिम और लास्ट मतलब मुख्य उद्देश्य में एक है, क्या है, विभिन्न प्रकार की प्राप्ति एवं भुगतानों की जानकारी को प्रदान करना होता है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए हम इतना हमने जान लिया, अब चलिए हम जान लेते हैं आय एवं व्यय खाता। ये भी हमेशा पूछता है। देखिए इस वीडियो में हमको वही क्वेश्चन बताएंगे जो आपको 100% पूछेगा तो ही पूछेगा। चलिए दोस्तों तब हम जान लेते हैं आय व्यय खाते। देखिए आय व्यय खाता क्या होता है, आय व्यय खाता एक नाम मात्र खाता है। क्या है दोस्तों, नाम मात्र खाता है, जिसके डेबिट पक्ष में केवल आयगत खर्चों को एवं आयगत हानियों को दिखाया जाता है। यह खाता लाभ हानि खाते की तरह काम करता है, जिसका उपयोग गैर लाभकारी संस्थाओं के द्वारा रेवेन्यू खाता के रूप में करते हैं। दोस्तों जैसे कि हमने लाभ हानि खाता बताया, तो उसमें आयगत और पूंजीगत दोनों तरह की खर्चों या प्राप्तियों को दिखाया जाता था, लेकिन इसमें केवल आयगत, आय व्यय जो खाता है, केवल आय से समझ लीजिए, आय व्यय खाता से केवल आयगत मदें ही दिखाए जाएंगे, चाहे आयगत खर्चा हो, हानि हो या फिर संपत्ति हो। ठीक है दोस्तों, ये समझ गए आप लोग। आय व्यय खाता क्या है, आय व्यय खाता एक नाम मात्र खाता है, जिसके डेबिट पक्ष में केवल आयगत खर्चों को एवं आयगत हानियों को दिखाया जाता है। और क्रेडिट पक्ष में नहीं हमने लिखा है, तो उसमें आप लोग लिख लीजिएगा कि क्रेडिट पक्ष में क्या होता है, डेबिट पक्ष में जब आय केवल व्ययों को और खर्चों को दिखाया जाता है, तो उसमें केवल आयों को दिखाया जाएगा और प्रॉफिट को दिखाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं इसके विशेषता पर। दोस्तों हमने बहुत ही आसान भाषा में इसको छोटे छोटे रूपों में करके बनाया है, इसलिए कुछ कुछ पॉइंट उसमें छोड़े, तो इसमें हम विशेषता में क्या करेंगे, उसको मैनेज कर देंगे। यदि 5 नंबर वाले क्वेश्चन आप लिख रहे हैं तो आपको ये आसान होगी याद करने में भी और बनाने में भी। ठीक है दोस्तों, चल देखिए अब इसके विशेषता हम जान लेते हैं। आय व्यय खाते की विशेषताएं। आय व्यय खाते की विशेषता में सबसे पहला आप उठाइए किससे, तो डिफिनेशन से ही, कि आय व्यय खाता एक नाम मात्र खाता है। जैसे कि दोस्तों हमने प्राप्ति एवं भुगतान खाते में बताया था कि प्राप्ति एवं भुगतान का तो वास्तविक खाता है, उसी प्रकार इसमें भी आप खाते की प्रकृति डाल दीजिए। आय व्यय खाता एक कैसा खाता है, नाम मात्र खाता है दोस्तों। यह खाता लाभ हानि खाते की तरह काम करता है, जैसे कि हमने यह इसमें लिखा था, डिफिनेशन में लिखा था दोस्तों, वैसे ही हमने यहाँ पे उसका दूसरा क्या विशेषता डाले हैं, यह खाता लाभ हानि खाते की तरह काम करता है। ठीक है दोस्तों। और इसका तीसरा पॉइंट है, इसके डेबिट पक्ष में सभी आयगत व्यय एवं हानियों को दिखाया जाता है, चाहे उनका भुगतान हुआ हो या नहीं हुआ हो। इसमें उधार जो भी हो, उधार बाकी सब चलता है, लेकिन प्राप्ति एवं भुगतान खाते में नहीं चलता है। अब देखिए दोस्तों इसके क्रेडिट पक्ष में क्या कहते हैं, क्रेडिट पक्ष में वर्ष के उन समस्त आयों एवं लाभों को, लाभ जो आयगत प्रकृति के हो, उन्हें दिखाया जाता है, चाहे उनका वह प्राप्त हुआ हो या नहीं हुआ। दोस्तों आय व्यय जो खाता है, इसमें केवल आयगत मदों को ही दिखाया जाता है, चाहे वह प्राप्त हो आय हो या फिर हानि हो या लॉस हो। ठीक है दोस्तों, ये हमने 3 यहाँ तक क्लियर कर लिया केवल से डिफिनेशन से ही। और चौथा नंबर हम देखिए दोस्तों, 5वें नंबर हमने क्या किया है, 5वें नंबर कर दिया है कि इस खाते में यानी आय व्यय खाते में पूंजीगत आयों एवं व्ययों को नहीं दिखाया जाता है, लेकिन प्राप्त वही कहता है कि प्राप्ति एवं भुगतान खाते में तो उसमें आयगत और पूंजीगत दोनों दिखाया जाता था, लेकिन आय व्यय खाते में केवल दोस्तों केवल आयगत ही दिखाया जाएगा, पूंजीगत की कोई लेखा नहीं होगा, इसको कभी नहीं दिखाया जाएगा। और छठा दोस्तों हमें क्या दिखाया है, आय व्यय खाते में रोकड़ के प्रारंभिक एवं अंतिम शेष को नहीं दिखाया जाता है।
ठीक है दोस्तों, किसको नहीं दिखाया जाता है? आय व्यय खाते में रोकड़ के प्रारंभिक एवं अंतिम शेष को नहीं दिखाया जाता दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम इसके उद्देश्य को बात कर लेते हैं दोस्तों। तो उद्देश्य क्या कहता है? उद्देश्य कहता है दोस्तों, आय व्यय खाते का उद्देश्य आय व्यय का परिणाम यानी कि उसका जो फल होता है वो उसको बचत या कमी के रूप में ज्ञात करना होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आमतौर पे क्या होता है? आय व्यय खाते का उद्देश्य आय व्यय का परिणाम बचत या कमी के रूप में ज्ञात करना होता है, परंतु इसका मुख्य उद्देश्य इस प्रकार से दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए हमने मुख्य उद्देश्य लिखा है, क्या लिखा है? आय व्यय के बीच संतुलन बनाए रखना। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यदि हम कोई भी काम करते हैं, मान लीजिए हम लोग पढ़ रहे हैं, तो किसी न किसी उद्देश्य से पढ़ रहे हैं कि हम ये बनेंगे वो बनेंगे, या फिर हम पढ़ लिख कर एक मतलब पढ़े लिखे नागरिक बनेंगे, अच्छे इंसान बनेंगे, किसी न किसी उद्देश्य से तो हर कोई करता ही है। तो इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? आय व्यय के बीच संतुलन बनाए रखना। हम लोग आय व्यय खाते बना रहे हैं दोस्तों, तो किसके लिए बना रहे हैं? केवल आय के लिए और व्यय के लिए ही बना रहे हैं ना। तो इन दोनों के बीच संतुलन बना रहेगा, तभी तो हमारा जो मतलब संस्था है उससे काफ़ी मदद मिलेगी। तो देखिए दूसरा जो है दोस्तों, देय आयकर की राशि ज्ञात करना। जैसे कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता में हम देय आयकर की राशि उसमें भी ज्ञात कर रहे थे, इसमें भी हम राशि क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे। और देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर इसका है वित्तीय वर्ष में कुल प्राप्य चंदे की राशि ज्ञात करना। यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, उनके बीच में जो भी प्राप्त चंदे हैं उनको उसकी राशि ज्ञात करना। ठीक है दोस्तों, आय व्यय खाते में देखिए चालू वर्ष से रिलेटेड ही कुछ भी किया जाता है। चालू वर्ष जैसे मान लीजिए 2023 है, 2023 चल रहा है, कि इसके अंदर ही जो भी काम हो 2023 का ही होगा, ना 24 का होगा ना 22 का होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए चौथा नंबर हम देख लेते हैं, विभिन्न समायोजना का लेखा कर वास्तविक अधिक्य एवं वास्तविक कमी की राशि ज्ञात करना होता है। इसमें जो समायोजना दिया रहता है उसी समायोजना का लेखा करके हमें वास्तविक अधिक्य मतलब सरप्लस एवं वास्तविक कमी मतलब डिफिशेंसी की राशि ज्ञात करना होता है। और पांचवा और अंतिम है दोस्तों, सदस्यों को यह बताना कि व्यय संस्था की आवश्यकता के अनुरूप ही हो रहे हैं। यह जो सदस्य को यह बताना होता है कि जो व्यय हमने किया या जो व्यय हुआ है वो हमारे संस्था के कल्याण के लिए ही हुआ है, या उन जो मतलब एक्सपेंस करना चाहिए, जो खर्चा करना चाहिए उसी के अनुसार ही हुआ है, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं हुआ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब अगला इसका क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, प्राप्ति एवं भुगतान खाता तथा आय व्यय खाते में अंतर बताइए। तो दोस्तों आप लोग अंतर तो आसानी से बता सकते हैं दोस्तों, तो इसलिए अगला क्वेश्चन इसका रहेगा, तो आप लोग अपने से इसको कर लीजिएगा, क्योंकि हमने प्राप्ति एवं भुगतान खाता बता दिया है और आय व्यय खाता बता दिया, इसका बीच अंतर आप लोग अपने से भी निकाल सकते हैं और अपने से भी लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय। फिर अगले वीडियो में अगले चैप्टर का जो मतलब एकदम बिल्कुल 100% लड़ने वाले होंगे वहीं हम चैप्टर लेकर आएंगे और आपको बताएंगे दोस्तों, और पूरे क्वेश्चन का हम रिवीजन कराएंगे, मैराथन कराएंगे। अभी तो केवल मतलब मैराथन नहीं है, लेकिन हम केवल क्वेश्चन आपको हिंट्स में दे रहे हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा। 100% का 100% ही आएगा, इसको याद करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, समझ लिए हैं तो आप लोग लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है।